गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मिश्रा सर माइनिंग क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने सेकंड क्लास कोल रिस्ट्रिक्टेड क्वेश्चन नंबर 47 ऑफ 2021 तक की वीडियो को अपलोड कर दिया था। आज आपके सामने 48 के आगे के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं। दोस्तों इस YouTube चैनल मिश्रा सर YouTube माइनिंग क्लास वाली YouTube चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिए दोस्तों कि कौन सी प्रश्न में आपकी डाउट है या कौन सा कंटेंट आपको पढ़ना है, कौन सी सब्जेक्ट पढ़नी है। दोस्तों उसको लाइक और कमेंट देते हुए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए दोस्तों, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड होती है तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप DGMS के एग्जाम में जो कि दिसंबर के 12 और 16 के बीच में होने वाली है, उसमें आप इस वीडियो को देखते हुए, मिश्रा सर माइनिंग क्लास वाली वीडियो को देखते हुए आप एग्जाम में पास हो जाए और सर्टिफिकेट गेन कर ले। साथ ही ओवरमैन, MT या फिर गेट के एग्जाम जो होते हैं जॉब पाने के लिए, जो अपन एग्जाम देते हैं, उस अपने जॉब को सिक्योर करें, जॉब को पा सकें दोस्तों। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। अपन लोग प्रश्न स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 48 है दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है। सिलिकोसिस इज ए डिसीज कॉज्ड बाय सिलिका पार्टिकल। दिस इफेक्ट, सिलिकोसिस एक डिसीज है जो सिलिका पार्टिकल के कारण से होती है। इसके कारण से क्या इफेक्ट दिखाई देता है, कौन सा भाग प्रभावित होता है। ए नंबर लिवर, बी नंबर किडनी, सी नंबर लंग, डी नंबर आइज, ई नंबर नन ऑफ दीज। दोस्तों मैं आपके सामने एक वीडियो अभी अपलोड किया था, जैसा कि आपको बोर्ड में दिखाई दे रहा है कि इसके कारण से जो बोर्ड में दिखाई दे रही है हमारी लंग प्रभावित होती है, जो कि लंग प्रभावित हो करके हमको सिलिकोसिस जैसी बीमारी घर कर जाती है। और इसकी वीडियो में 4 मिनट समथिंग सेकंड का है, उसको अपलोड कर चुका हूं दोस्तों। तो ये रही इसकी आंसर, सी नंबर, लंग्स प्रभावित होती है। सी नंबर को आप टिक लगाते हुए आगे बढ़िए दोस्तों। रेफरेंस भी है माई नोट्स LSN 131, जिसको PTO अगले पेज में मैं दर्शाया हूं दोस्तों। अगले पेज में फिर से मैं ये दिखा देता हूं कि ये क्या कहती है। फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ ब्रीदिंग इन डस्ट लेडन एटमॉस्फेयर। देखिए पहला नंबर में लिखा हूं, फ्री सिलिका SI युक्त डस्ट या अन्य डस्ट में सांस लेने से, ये आपको एक लंग का फोटो है दोस्तों, फेफड़े का फोटो है, जिसका एल्वेलर वाल ये वाली है दोस्तों। ये लंग फ्लूइड है, ये जो डैश डैश से दिखाई दे रही है ये लंग फ्लूइड है। और जब 3 माइक्रोन से 5 माइक्रोन की सिलिका जब इस लंग फ्लूइड के अंदर पहुंचती है, लंग में पहुंचती है, तो इसके साथ रिएक्शन करके लंग फ्लूइड प्लस SiO2 सिलिसिलिक एसिड बनाती है। और जिस जगह सिलिसिलिक एसिड बनाती है वहां का वाल हार्ड हो जाता है, उसकी स्पंज कैपेसिटी धीरे धीरे कम हो जाती है दोस्तों। तो सिलिसिलिक एसिड बनता है, क्या एल्वेलर वाल कड़ा हो जाता है, लंग की स्पंज कैपेसिटी धीरे धीरे खत्म हो जाती है, जिसके प्रभाव से निम्न 3 स्टेज में दिखाई देते हैं। ए नंबर में फर्स्ट स्टेज में स्लाइट ब्रीदिंग प्रॉब्लम, बी नंबर में स्लाइट ड्राई कफ, छाती फूलती है, एक्सरे प्लेट पर 2 mm डायमीटर का सर्कुलर शेडो दिखाई देता है दोस्तों। स्टेज 3 में जब आइएगा, नेक्स्ट पेज में देखिए यहां पर लिखा हूं मैं, स्टेज 2 में जब आइएगा तो हैवी ब्रीदिंग होती है, एक्सेसिव कवलस होता है, छाती फूलने लगती है और एक्सरे प्लेट पर ओवरलेटिंग शेडो दिखाई देता है। स्टेज 3 में दोस्तों इंटेंस ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है, एक्सेसिव एवं जल्दी जल्दी कफ होने लगती है, छाती फूलती है और हार्डली फूलती है, एक्सरे प्लेट पर कंप्लीट शेडो हो जाता है दोस्तों। तो ये रही क्या चीज, आपकी जो लंग्स पर सिलिका के प्रभाव से सिलिकोसिस बीमारी का इफेक्ट। अब यहाँ पे दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 49 में आते हैं। ड्यूरिंग बोर्ड मीटिंग एवरी मैटर शैल बी डिसाइडेड बाय। बोर्ड मीटिंग के दौरान प्रत्येक मैटर को डिसाइड किया जाता है किसके द्वारा। ए सेक्रेटरी, बी चेयरमैन, सी मेजोरिटी ऑफ वोट्स ऑफ द बोर्ड मेंबर, डी मेजोरिटी ऑफ वोट्स ऑफ द बोर्ड मेंबर्स प्रेजेंट एट सच मीटिंग, ई नन ऑफ दी अबव। दोस्तों ए रेगुलेशन 10 का 14वां का ए पॉइंट कोल माइंस रेगुलेशन 2017 का, उसी से प्रश्न पूछी हुई है, जिसको पढ़ लेते हैं। आप आंसर उसका खुद देख लीजिएगा दोस्तों कि क्या होती है। यहाँ पर आंसर वैसे सी मैं दिखा दिया हूं, क्या है, मेजोरिटी ऑफ वोट्स ऑफ द बोर्ड मेंबर। बोर्ड मेंबर्स की जो वोट्स की मेजोरिटी होगी उसी से डिसाइड किया जाता है कि ये मैटर रखी जानी चाहिए, ये मैटर होगी दोस्तों। तो आप आगे में देखिए, यहाँ पर मैं कट पेस्ट करके रखा हूं।
रेगुलेशन 10 ऑफ CMR 2017 बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन, जिसकी 14A को पढ़ते हैं दोस्तों। एवरी मैटर एट ए मीटिंग शैल बी डिसाइडेड बाय द मेजोरिटी ऑफ वोट्स ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एट द सच मीटिंग। बोर्ड्स के जो मेंबर्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं, उनकी मेजोरिटी की जो वोट्स होती है वो डिसाइड करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर जो बोर्ड बनती है माइनिंग एग्जामिनेशन DGMS द्वारा जो संपन्न की जाती है, उस बोर्ड के जो चेयरमैन होते हैं वो चीफ इंस्पेक्टर होते हैं, और उसके जो मेंबर्स सिलेक्ट किए जाते हैं वो मेंबर्स चीफ इंस्पेक्टर द्वारा ही सिलेक्ट किए जाते हैं। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइन है कि उसमें जो मेंबर्स होंगे वो कोल माइंस के माइनिंग इंजीनियर होंगे, जिनकी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस 2 साल से कम की नहीं होगी। साथ ही जो है वो और जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट है गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट से जो अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट है, उसके 2 मेंबर्स रहते हैं। तो इस तरह से मिनिमम 5 मेंबर्स इस बोर्ड में रहते हैं दोस्तों। तो ये बोर्ड की कंस्टिट्यूशन हो गई। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं दोस्तों। इस प्रश्न को जो टिक लगाए हैं C नंबर के बाद जो है अपना क्वेश्चन नंबर 50 है दोस्तों। देखिए क्या कहता है। Requirement of practical experience for candidates at any examination for first class and second class shall not be less than dash dash and dash dash year respectively, who does not passes any degree or diploma in mining engineering। वो व्यक्ति जो माइनिंग इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या डिग्री पास नहीं हुए रहते हैं, यानी फील्ड कैंडिडेट के लिए कह रहा है दोस्तों कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कितनी होनी चाहिए। वो कैंडिडेट जो कि फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास के एग्जामिनेशन में अपीयर होना चाहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस पूछा जा रहा है। इसके संबंध में जो रेगुलेशन 2015 है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशंस ऑफ फॉर द एग्जामिनेशन, उसमें ये बात जिक्र की गई है कि जो फील्ड कैंडिडेट होते हैं उनके लिए, मैं कट पेस्ट करके नेक्स्ट पेज वाली दिखाता हूं दोस्तों, कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ कैंडिडेट्स फॉर मैनेजर सर्टिफिकेट। इसमें देखिएगा कहता है कि नो पर्सन शैल बी एडमिटेड एज ए कैंडिडेट एट एनी एग्जामिनेशन फॉर फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट other than an exchange certificate to which the provision of regulation 21 apply, unless the board is satisfied that he has had practical experience in coal mine as prescribed under sub regulation 2 of for a period not less than, आ गई आंसर दोस्तों, not less than 6 and 5 year respectively। यानी कि फर्स्ट क्लास के लिए 6 ईयर की एक्सपीरियंस की जरूरत है फील्ड कैंडिडेट के लिए, और सेकंड क्लास के लिए 5 ईयर एक्सपीरियंस की जरूरत है दोस्तों। अब देखिए प्रोवाइडेड दैट में यहां पर कहता है कि हु हैज रिसीव्ड ए डिप्लोमा इन माइनिंग और माइनिंग इंजीनियरिंग और अदर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन अप्रूव्ड इन दैट बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, such period of experience shall be reduced to 5 and 4 year respectively। कहने का मतलब जो वो कैंडिडेट डिप्लोमा किए रहते हैं माइनिंग या माइनिंग इंजीनियरिंग में, वो जो या फिर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो अप्रूव्ड होती है, वो उसके द्वारा जो डिप्लोमा किए रहते हैं, वैसे कैंडिडेट के लिए वो पीरियड जो होगी वो 5 ईयर होगी फर्स्ट क्लास के लिए, और सेकंड क्लास के लिए 4 ईयर होगी दोस्तों। यहां पर कहता है B नंबर में, हु हैज पास्ड ए डिग्री इन mining engineering or other equivalent qualification approved in that behalf by the central government, such period shall reduce to 2 years for first class manager certificate। तो फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट के लिए जो डिग्री होल्डर होते हैं उनके लिए कम से कम 2 साल की एक्सपीरियंस होनी चाहिए जो दोस्तों, तब वो फर्स्ट क्लास में अपीयर हो सकते हैं। तो यहां पर जो है दोस्तों आपको याद रखनी है कि फील्ड कैंडिडेट के लिए 6 फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास के लिए 5 ईयर एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ती है दोस्तों। तो यहां पर आप इस प्रश्न में कौन सा टिक लगाइएगा दोस्तों, B नंबर 6 and 5 ईयर, ये फिल इन द ब्लैंक में आएगी, और इसको B को टिक लगाते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए क्या कहता है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लान्स कंटेन स्पॉट लेवल, इनमें से कौन सी प्लान स्पॉट लेवल कंटेंट करती है दोस्तों। ऑप्शन पढ़ने के पहले स्पॉट लेवल क्या होती है वो जान लीजिए। स्पॉट लेवल अंडरग्राउंड में वह पॉइंट होती है, वह जगह होती है जिसका RL पता रहता है, RL नोन रहती है। RL क्या होती है दोस्तों, रिड्यूस्ड लेवल होता है। रिड्यूस्ड लेवल क्या होती है दोस्तों, समुद्र सतह से ऊंचाई या गहराई को ही जो है रिड्यूस्ड लेवल बोला जाता है, RL बोला जाता है दोस्तों। तो अंडरग्राउंड में RL जिस पॉइंट की पता रहती है उसको बोला जाता है स्पॉट लेवल दोस्तों। तो स्पॉट लेवल मार्क कौन सी प्लान में की जाती है, अंडरग्राउंड प्लान में की जाती है। यस दोस्तों, सरफेस प्लान में नहीं की जाती है, वाटर रेंजर प्लान में की जाती है। ऑप्शन A और C इज द राइट आंसर होगी
दोस्तों, जो कि डी नंबर में दिया है। आंसर डी को टिक लगाते हुए आगे की ओर बढ़िएगा दोस्तों। लेकिन यहाँ पर टिक लगाने के साथ ही मैं यहाँ पर रेफरेंस लिख दिया हूं दोस्तों कि अंडरग्राउंड प्लान जो होती है 65 में दिया हुआ है, क्या क्या दिखाई जाती है उसमें वो बताया गया है। लेकिन पढ़ने के बाद आप कंफ्यूज मत होइएगा। इसके साथ साथ आपको रेगुलेशन जब 65 पढ़िएगा दोस्तों, तब बताएगा कि अंडरग्राउंड प्लान में स्पॉट लेवल दिखाई जाती है। तो अंडरग्राउंड प्लान के साथ यहाँ पर जो स्पॉट लेवल की जिक्र होगी वो 65 का 4 में होगी। साथ ही रेगुलेशन 65(1)G जो कि वाटर डेंजर प्लान है दोस्तों, इसमें क्या क्या दिखाई जाती है आपको नेक्स्ट पेज में दिखाई देती है। कट पेस्ट करके मैं रखा हूं दोस्तों आपके लिए। अंडरग्राउंड प्लान में जो दिखाई जाती है, देखिए यहाँ पर पोजीशन ऑफ द वर्किंग ऑफ द माइन बिलो ग्राउंड, माइन बिलो ग्राउंड के जो वर्किंग है उसको दिखाई जाएगी। प्रत्येक बोर होल को दिखाया जाएगा, साफ्ट गहराई के साथ दिखाई जाएगी, इंक्लाइन या अन्य ओपनिंग दिखाई जाएगी, कोर्स मेजर ड्रिफ्ट दिखाया जाएगा, गोफ फायर स्टॉपिंग, सील, वाटर डैम का डायमेंशन दिखाई जाएगी, उसका पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन दिखाया जाएगा, पंपिंग स्टेशन और हॉलेज स्टेशन दिखाया जाएगा दोस्तों। यहाँ पर काउंट करके रोमन लेटर का 2 नंबर में कितनी संख्या है उसको करके आपको ध्यान में रखना होगा, याद रखना होगा दोस्तों कि क्या क्या दिखाई जाती है, क्योंकि प्रश्न में आपसे पूछ सकता है कि इनमें से कौन सी नहीं दिखाई जाती, जैसा कि आपके पिछले प्रश्न में बताई गई थी दोस्तों, या फिर उसके पिछले के प्रश्न में भी जो है बताया गया था पिछले वीडियो में। यहाँ देखिए दोस्तों तीसरे नंबर में कहता है सरफेस फीचर में क्या क्या दिखाई जाएगा जो माइन बाउंड्री के अंदर रहते हैं। रेलवे, रोड, रिवर, स्ट्रीम, वाटर कोर्स, टैंक, रिजर्वर, ओपन कास्ट वर्किंग या बिल्डिंग जो वर्किंग के 200 मीटर के अंदर हॉरिजॉन्टल प्लेन में जो 200 मीटर के अंदर आते हैं ऐसे बिल्डिंग को दिखाई जाती है। चौथा में देखिए दोस्तों जनरल डीप का रेट और डायरेक्शन दिखाया जाएगा दोस्तों। 5वें नंबर में कहता है ऐसे सेक्शंस बनाए जाएंगे, सीम का सेक्शंस बनाए जाएंगे जहां पर उसकी थिकनेस अचानक बदलती है या कैरेक्टर जो है बदलती है, तो उसके लिए सेक्शंस दिखाए जाएंगे। और 6वें नंबर में कहता है पोजीशन ऑफ एवरी रोल, जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस जितनी होती है दोस्तों, क्या क्या होती है, एक वीडियो में मैंने ये अपलोड कर दिया है कि रोल क्या होता है, वॉशआउट क्या होता है, डाइक होता है क्या, एवरी फॉल्ट दिखाया जाएगा। फॉल्ट के साथ ही यहाँ पर थ्रो और हेड का अमाउंट और डायरेक्शन भी दिखाया जाएगा दोस्तों। हेड और थ्रो का डेफिनेशन बता चुका हूं दोस्तों, वीडियो अपलोड है उसका पिछले वीडियो में, इसलिए वीडियो पूरा देखिए। मिश्रा सर माइनिंग क्लास के जो भी प्रश्न आपके आएगी पूरा वीडियो फॉलो करने के बाद डेफिनेट है कि आप अपने एग्जाम में पास हो जाएंगे दोस्तों। दोस्तों डेली वीडियो आपको अपलोड हो रही है सब्जेक्ट के अनुसार। अब यहां पर देखिए व्हेनेवर दिस प्लान इज ब्रॉट अप टू डेट देन द पोजीशन ऑफ द वर्किंग शैल बी शोन इन डॉटेड लाइन ड्रॉ थ्रू द एंड ऑफ द वर्किंग एंड सच डॉटेड लाइन शैल बी मार्क्ड विद द डेट ऑफ द लास्ट सर्वे। तो यहां पर जो वर्किंग रहती है दोस्तों, वर्किंग का पोजीशन को उसको अप टू डेट करते रहना पड़ता है प्लान में, जिसको हम लोग डॉटेड लाइन द्वारा दिखाते हैं। जो लास्ट सर्वे की जो डेट रहती है वो भी दिखाते हैं दोस्तों। तो ये रही अंडरग्राउंड प्लान में दिखाने वाली दोस्तों प्लान आइटम दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए इसमें कहीं भी जिक्र नहीं किया है स्पॉट लेवल की, लेकिन आप ये चौथे नंबर में जो 65 का 4 नंबर है दोस्तों उसको कट पेस्ट करके रखा हूं। द प्लान मेंटेन्ड अंडर क्लॉज बी, यानी कि इस अंडरग्राउंड प्लान ऑफ सब रेगुलेशन 1 शैल शो द स्पॉट लेवल्स ऑन द फ्लोर ऑफ द वर्किंग। यहाँ पर देखिए दोस्तों स्पॉट लेवल आपका कह दिया, जो कि अंडरग्राउंड प्लान की ही चर्चा किया है सब सेक्शन 4 में। ये नंबर देखिए दोस्तों क्या कहता है, स्पॉट लेवल कहां दिखाना है, अलोंग हॉलेज रोडवे एट एवरी रोडवे जंक्शन एक्सेप्ट इन रोडवेज वेयर ट्रामिंग इज डन बाय मैनुअल मींस वेयर द स्पॉट लेवल में बी सोन एट पॉइंट्स नॉट मोर देन 150 मीटर्स अपार्ट। दोस्तों इसकी प्रश्न जो पिछले वीडियो है उसकी एक प्रश्न और आ चुकी है इसमें। तो दोस्तों जब हैंड ट्रामिंग की जाती है, हाथों से ट्रामिंग की जाती है, ऐसे जगह पर ऐसे हॉलेज रोडवे में 150 मीटर के अंतर पर दिखाया जाता है दोस्तों। क्या चीज, वो 150 मीटर से अधिक नहीं होगी, 150 मीटर के अंदर ही स्पॉट लेवल दिखाया जाएगा। लेकिन हॉलेज रोडवे में जहां पर मोटर से हॉलिंग का काम किया जाता है वहां पर प्रत्येक जंक्शन पर दिखाया जाएगा दोस्तों। तो ये रही ए नंबर पॉइंट। बी नंबर में कहता है इन द केस ऑफ हेडिंग व्हिच हैव बीन डिसकंटिन्यू, कोई हेडिंग है दोस्तों जिसको डिसकंटिन्यूड कर दिया गया है टेम्पोरली या परमानेंटली, तो उसके अंत में ये स्पॉट लेवल दिखाए जाएंगे। provided where two drift true galleries in a coal seam over one another, this shall be clearly indicated on the plan with appropriate notice। मतलब कि जब दो गैलरीज एक दूसरे के ऊपर गुजरते हैं, चाहे वो स्टेम के हों चाहे वो कोल के हों, कोल के अंदर हो, तब वो ऐसे जगह पर वो क्लियरली डिस्टिंक्ट किए जाएंगे, दिखाए जाएंगे दोस्तों। तो ये रहा आपका सब रेगुलेशन 4 जिसमें स्पॉट लेवल की जिक्र किया है दोस्तों हॉलेज रोडवे में।
और हेडिंग में जो टेम्परली स्टॉप किया हुआ है। तो यहाँ पर जी नंबर में देखिए वाटर डेंजर प्लान में क्या दिखाया जाता है दोस्तों। तो वाटर डेंजर प्लान में जो दिखाई जाती है वो जो यहाँ पर 4 नंबर है, लेवल्स जो बोल रहा है, लेवल से ही जो है स्पॉट लेवल है, लेवल्स टेकन इन वर्किंग बिलो ग्राउंड इजिली आइडेंटिफाइड पॉइंट्स सफिशिएंट इन नंबर टू अलाउ द कंस्ट्रक्शन ऑफ सेक्शन अलोंग ऑल ड्राइव्स मेन हेडिंग्स हॉलेज रोडवे। तो यहाँ पर दिखाया गया है दोस्तों कि स्पॉट लेवल को ही समझना है आपको, स्पॉट लेवल वाटर डेंजर प्लान में दिखाई देती है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको जितने आइटम्स हैं, क्या क्या दिखाए जाते हैं वाटर डेंजर प्लान के, उसको सबको पढ़ करके अपने को ध्यान में रखना है दोस्तों, कि ताकि कोई भी प्रश्न पूछे तो आप जो है क्या दिखाया जाता है क्या नहीं दिखाया जाता है कौन सी प्लान में, ये आपको पता चल जाए दोस्तों। तो यहाँ पर आपकी 51 कंप्लीट होती है। 52 क्वेश्चन में देखिए दोस्तों क्या कहता है कि द फ्लोर एरिया ऑफ द रेस्ट शेल्टर शैल नॉट बी लेस देन, रेस्ट शेल्टर की फ्लोर इस संबंध में प्रश्न पूछी जा चुकी है, वीडियो अपलोड हो चुका है, देखिएगा रिपीटेड होगी ये प्रश्न। फ्लोर एरिया ऑफ दिस रेस्ट शेल्टर शैल नॉट बी लेस देन, जो रेस्ट शेल्टर की फ्लोर एरिया होती है वो किससे कम नहीं होनी चाहिए दोस्तों स्क्वायर मीटर में। ए नंबर में 10, बी नंबर में 14, सी नंबर में 15, डी नंबर में 20, ई नंबर में 25। याद आ गई होगी दोस्तों कि 14 स्क्वायर मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। तो आंसर बी को टिक लगाते हुए आगे की ओर बढ़िए दोस्तों। लेकिन यहां पर देखिए मैं क्या किया हूं कि ये जो रेफरेंस लिखा हूं रूल 63(2), आपको याद रखना है दोस्तों कि 63 का सब सेक्शन 2 में जो है उसका दिया हुआ है, स्टैंडर्ड दिया हुआ है, जो कि रिपीटेड है। क्वेश्चन 21 में ही प्रश्न रिपीटेड की गई थी, वो जो कि आपको पेज नंबर 18 में देखना है। अपलोडेड वीडियो लिंक यहां पर दिया हुआ है दोस्तों। इस लिंक को जैसे ही आप क्लिक करिएगा तो आपको जो है वो वीडियो दिखाई देने लगेगी दोस्तों। तो ये लिंक की सहायता से आप ये देख सकते हैं कि रेस्ट शेल्टर की स्टैंडर्ड क्या होती है। वैसे मैं कट पेस्ट करके यहाँ पर रखा हूं दोस्तों, क्या रखा हूं देखिए नेक्स्ट पेज में, वीडियो में ही आपको दिखाई देगी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं दोस्तों कि इन केस ऑफ गैसेस सीम माइन ऑफ सेकंड डिग्री इलेक्ट्रिक वेल्डिंग एपरेटस में बी यूज्ड अंडरग्राउंड ओनली इफ परमिशन इज ऑब्टेन्ड। तो कौन सी डिग्री, इन केस ऑफ गैसी सीम माइन ऑफ दिस सेकेंड डिग्री गैसी माइन में इलेक्ट्रिक वेल्डिंग एपरेटस अगर यूज करना हो अंडरग्राउंड में तो ओनली इफ परमिशन इज ऑब्टेन। तो किसकी परमिशन की जरूरत पड़ती है दोस्तों। ए नंबर CIM, बी नंबर RIM, सी नंबर मैनेजर, डी नंबर सेफ्टी ऑफिसर, ई नंबर नन ऑफ दीज दोस्तों। तो यहाँ पर अमेंडमेंट की गई है, पहले केवल मैनेजर फर्स्ट डिग्री में ही अलाउ करते थे, बाकी सेकंड और थर्ड डिग्री में रीजनल इंस्पेक्टर करते थे, लेकिन उसको अमेंडमेंट बदलाव किया गया है दोस्तों। यहाँ पर देखिए मैं पेस्ट करके भी रखा हूं, मैनेजर फर्स्ट और सेकंड डिग्री में अपने रिटन परमिशन से इलेक्ट्रिकल एपरेटस जो वेल्डिंग एपरेटस है उसको अंडरग्राउंड में ले जाने की परमिशन दे सकता है और वेल्डिंग का काम करवा सकता है। लेकिन इसके लिए मैं देखिए लिखा हूं आंसर सी, जो कि मैनेजर है। रेफरेंस आपको देना है रेगुलेशन 136(3)(a), जो कि 136(3)(a) यहां पर जो है आपके सामने दिखाई दे रही है। 3 का ए ये कहता है, 3 नंबर पढ़ लेते हैं, नो पर्सन सेल लाइट और ए फायर, कोई भी पर्सन लाइट नहीं करेगा, फायर नहीं करेगा, आग नहीं लगाएगा, परमिट करने नहीं दिया जाएगा। टू बी लाइटेंड एट एनी वर्किंग बिलो ग्राउंड प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ गैसी सीम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड डिग्री। आ गई दोस्तों आपकी प्रश्न इसमें, फ्लेम और इलेक्ट्रिक वेल्डिंग और रिपेयरिंग एपरेटस में बी यूज बिलो ग्राउंड इन permitted by an order in writing of the manager, and every such order shall specify the person who shall in charge of the apparatus, and it shall be the duty of such person be to bring the apparatus back to the surface when no longer requirement below ground। तो यहाँ पर कहता है दोस्तों कि सेकंड और थर्ड डिग्री गैसी सीम में मैनेजर के लिखित परमिशन के साथ इलेक्ट्रिक वेल्डिंग के लिए ये जो वेल्डिंग मशीन है वो परमिट कर सकते हैं, ले जाने के लिए परमिट कर सकते हैं। और इसमें स्पेसिफाई किया गया उस रिटन परमिशन में कि कौन उसके इंचार्ज होंगे उस एपरेटस के, जो कि उनकी ड्यूटी होगी कि ये काम खत्म होने के बाद वो सरफेस पर बैक करके ले आएंगे अगर लंबे समय तक उसका उपयोग करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। तो ये रही 53 जिसका परमिशन के लिए मैनेजर देते हैं, किसके लिए, एपरेटस को बिलो ग्राउंड में यूज करने के लिए दोस्तों। तो नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं 54 में, ग्रेविमेट्रिक डस्ट सैंपलर
वर्क ऑन द प्रिंसिपल। ग्रेविमेट्रिक डस्ट सैंपलर कौन सी प्रिंसिपल पर काम करती है? ए थर्मल प्रेसिपिटेशन, बी फिल्ट्रेशन, सी ऑप्टिकल, डी इम्पैक्शन, ई नन। तो दोस्तों यहाँ पर फिल्ट्रेशन प्रिंसिपल पर ये काम करती है। फिल्टर करके, डस्ट को फिल्टर करके ही ग्रेविमेट्रिक डस्ट सैंपलर, जो कि अप्रूव्ड टाइप का ग्रेविमेट्रिक डस्ट सैंपलर स्पॉट सैंपलर कहलाती है, एनसीबी MRE 113 AGDS, ये कट पेस्ट करके मैं रखा हूं दोस्तों। जिसके देखिए ये एक नंबर में क्या है, यहाँ पर इसको स्लॉटेड रिस्ट्रिक्टर प्लेट बोलते हैं। ये 2 नंबर में यहाँ पर क्या है, मल्टी चैनल हॉरिजॉन्टल इल्यूमिनेटर साइज सिलेक्टर है। और यहाँ पर 3 नंबर में क्या है, हुड है। देखिए यहाँ पर 4 नंबर में ये क्या है, फिल्टर है दोस्तों। और 5 नंबर में यहाँ पे देखिए क्या है, ये पंप है दोस्तों। अब यहाँ पर 6 नंबर में देखिएगा, यही 5 नंबर के नीचे लगी हुई है फ्लैप वाल्व है। 7 नंबर में बैटरी पावर्ड मोटर है, तो ये 7 नंबर में यहाँ पे बैटरी पावर्ड मोटर है। 8 नंबर में क्रैंक है और 9 नंबर में फ्लो मीटर है, जो कि यहाँ पर दिखाई दे रही है। और स्मूदनिंग डिवाइस है, यहाँ पर आपका स्मूदनिंग डिवाइस है 10 में। तो इस तरह से स्मूदनिंग डिवाइस पूरा करते 10 पार्ट आपको दिखाए गए हैं ग्रेविमेट्रिक डस्ट सैंपलर टाइप जो 113 MRE है उसमें। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों लिखा हुआ है, ग्रेविमेट्रिक डस्ट मॉनिटरिंग इन्वॉल्व सैंपलिंग a known volume of ambient air through a filter. The filter are weighted before and after exposure to determine the mass of particle. The collected dust sample is expressed as mass of dust milligram per cubic meter of air. तो यहाँ पर फिल्ट्रेशन, फिल्टर द्वारा जो है ये प्रिंसिपल काम करती है दोस्तों। कौन सा? ग्रेविमेट्रिक डस्ट सैंपलर, जो कि स्पॉट सैंपलर कहलाती है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन नंबर 54 का आप बी नंबर टिक लगाते हुए आगे की ओर बढ़िए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए क्या कहता है, एवरी प्लान एंड सेक्शन प्रिपेयर्ड और सबमिटेड इन अकॉर्डेंस विथ द प्रोविजन ऑफ द CMR 2017 सेल कंटेन। उसमें क्या कंटेन किया गया रहता है? जो प्लान और सेक्शन तैयार करके या सबमिट की जाती है कोल माइंस रेगुलेशन 2017 के प्रोविजन के पालन के लिए, अकॉर्डेंस के लिए दोस्तों। तो इसमें क्या क्या कंटेन किया जाता है ये पढ़ते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए में, नेम ऑफ द माइन, ऑनर एंड पर्पस ऑफ द प्लान, शो द ट्रू नॉर्थ एंड मैग्नेटिक मेरिडियन विथ डेट। बी नंबर में, शो द ट्रू नॉर्थ एंड मैग्नेटिक मेरिडियन विथ डेट। सी नंबर में, शो द स्केल ऑफ प्लान एटलीस्ट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड सुटेबली डिवाइडेड एंड बी प्रिपेयर विथ RF ऑफ 1200:1 अदरवाइज प्रोवाइडेड। बी करेक्टेड एंड बी अपडेटेड क्वार्टरली, ऑल द ऑप्शन। तो यहाँ पर दोस्तों जो जनरल रिक्वायरमेंट अबाउट माइन प्लान रेगुलेशन 64, जो कि पहले था 58 1957 के रेगुलेशन में 58 था, वो हो गई है 64 2017 के रेगुलेशन में, 2017 के रेगुलेशन में दोस्तों। तो ये रेगुलेशन जो 64 है, इसमें ये सभी आइटम दिखाए जाते हैं दोस्तों जनरल रिक्वायरमेंट अबाउट माइन प्लान में। इसलिए आंसर ई को टिक लगा के आप आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों। तो अब यहां पर देखिए मैं कट पेस्ट करके रखा भी हूं, आपको वो पढ़ लेना होगा उसमें कि, और 58 नहीं 64 जो हो गई है रेगुलेशन, उसमें क्या क्या दिखाई जाती है, वो सभी चीजें आपके ऑप्शन ई में दिखाई हुई हैं। लेकिन उसके अलावा कुछ और है कंटेंट वो दिखाए जाते हैं, उसको पढ़ लेना है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है, सेल अरेंज फॉर रेगुलर असेसमेंट ऑफ द रिस्क एंड डीलिंग विथ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स। तो यहाँ पर इन टेकिंग प्रिवेंटिव मेजर्स के रूप में ऑनर जो है अरेंज करते हैं रेगुलर असेसमेंट, रिस्क के लिए रेगुलर असेसमेंट अरेंज करते हैं और उसको डील करते हैं। वो किस ऑब्जेक्टिव्स के लिए दोस्तों? तो यहां पर ए नंबर, एलिमिनेट द रिस्क, बी कंट्रोल द रिस्क एट सोर्स, सी मिनिमाइज द रिस्क दैट इंक्लूड द डिजाइन ऑफ सेफ्टी वर्क सिस्टम, डी प्रोवाइड द पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ई ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों ये सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान जो रेगुलेशन 104 है उसके तहत ये प्रश्न पूछी गई है। तो इसमें दूसरे नंबर जो कंटेंट है सब रेगुलेशन है, उसमें क्या बताता है, ये ऑल ऑफ द अबव ही आंसर होगी दोस्तों। पढ़ करके देख लीजिए आप रेगुलेशन 2 को, सब रेगुलेशन 2 को 104 का। द ऑनर एजेंट मैनेजर ऑफ एवरी माइन आफ्टर कंसल्टिंग द सेफ्टी कमिटी ऑफ द माइन एंड इंटरनल सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन शैल डिटरमाइन ऑल मेजर्स नेसेसरी टू, ए नंबर एलिमिनेट एनी रिकॉर्ड रिस्क, बी नंबर कंट्रोल द रिस्क एट सोर्स, सी नंबर मिनिमाइज द रिस्क एंड डी नंबर इन सो फार एज द रिस्क रिमेन्स। ये फर्स्ट नंबर में कहता है
प्रोवाइड फॉर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, सेकंड नंबर में कहता है इंस्टीट्यूट ये प्रोग्राम टू मॉनिटर द रिस्क टू विच एम्प्लॉय में बी एक्सपोज्ड। तो दोस्तों ऑनर एजेंट मैनेजर प्रत्येक खदान के जो होते हैं वो सेफ्टी कमेटी और आईएसओ की कंसल्टेशन से ये डिटरमाइन करते हैं सभी मेजर्स को जो आवश्यक है। ए नंबर काहे के लिए रिस्क को एलिमिनेट करेंगे, रिकॉर्डेड जो रिस्क होती है उसको एलिमिनेट करेंगे, उस रिस्क को जो उसका सोर्स है उसको कंट्रोल करेंगे, रिस्क को मिनिमाइज करेंगे और साथ ही रिस्क को जिससे क्या हो जाता है अगर रहती ही है रिस्क तो वो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट भी देंगे और प्रोग्राम को ऐसे प्रोग्राम को कंसल्ट करेंगे, रिस्क को मॉनिटर करने के लिए प्रोग्राम तैयार करेंगे which जो एम्प्लॉई होते हैं जो एक्सपोज रहते हैं उनके लिए। तो दोस्तों यहाँ पर जो है सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान का जो रेगुलेशन 104 था उसका 2 नंबर सब रेगुलेशन पढ़े दोस्तों, और हम लोग ई नंबर को टिक लगाते हुए 57 का प्रश्न कंप्लीट होती है दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग का जो प्रश्न है वो पूरी होती है। जो 48 से लेके 57 तक हम लोग आज के वीडियो में अपलोड किए हैं दोस्तों, और आगे के वीडियो में इसके आगे के प्रश्न को अपलोड करूंगा दोस्तों। मिश्रा सर माइनिंग जो क्लास की यूट्यूब चैनल है उसको लाइक कीजिए, कमेंट लिखिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करते हुए दोस्तों बेल आइकन को दबाइए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपके तक पहुंचती है और उसको आप देख करके अपने एग्जाम का प्रिपरेशन सही तरीके से कर सकते हैं दोस्तों जिनको ऑनलाइन क्लासेस करनी है वो अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं और ऑनलाइन क्लासेस चुने हुए जो टॉपिक्स मैं इस वीडियो में अपलोड कर रहा हूं, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में आपके 3 साल के क्वेश्चंस और सिलेबस कंप्लीट किए जाएंगे दोस्तों उसके लिए आप अपना कमेंट बॉक्स में रिक्वेस्ट कर सकते हैं दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।